अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, इसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकल होगा कितने मार्क्स का। तो 100 मार्क्स हैं इसके, जितने यानी कि थ्योरी के मार्क्स हैं उतने ही इस प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, और इसको क्लियर करने के लिए कम अज़ कम जो है 50 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले जो है राइट अप होगा 20 मार्क्स का। 2 प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, वो आपने लिखने हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद परफॉर्मेंस होगी 20 मार्क्स की, यानी कि जो आपने 2 प्रैक्टिकल लिखे हैं वही 2 आपने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद कॉपी है जी 10 मार्क्स की। उसके बाद वाइवा होगा 30 मार्क्स का। इसमें जो है बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार किस तरीके से करनी है, कैसे तैयार करनी है, हमने क्या तैयार करना है। तो आपके जितने भी टेस्ट आपने किए हुए हैं वो सब का आपको बेसिक प्रिंसिपल आपने याद रखना है, ठीक है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि राइट अप लिखना किस तरीके से है, वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात और उसको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा। एक बात आपने याद रखनी है कि बायोकेमिस्ट्री जो है इट्स नॉट इजी, यानी कि अगर आप इसको आप इजी लेंगे तो ये आपको टफ़ टाइम देगी, और अगर आप इसको आप टफ़ लेंगे और सीरियस लेंगे तो ये आपको जो है आप इसमें आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। आपको थ्योरी भी अच्छे तरीके से आपने जहन में रखनी है जो आपने पेपर दिया है, क्योंकि थ्योरी में से जो है वाइवा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल में से भी जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। याद रखने का तरीका यानी कि जितने भी आपने प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है, उसमें मैनुअल में बिलफर्ज आपने पहला किया है स्टार्च का। अब स्टार्च में जितने टेस्ट लग रहे हैं, बिलफर्ज 2 टेस्ट लग रहे हैं, 3 टेस्ट लग रहे हैं। उसके बाद जो भी आपने बिलफर्ज आपने डेक्सटन का किया है, डेक्सटन में कितने टेस्ट लग रहे हैं, ये सारे टेस्ट आपने करने हैं बिलफर्ज। अब ये मोलिचियस टेस्ट है, मोलिचियस टेस्ट जो है ये तकरीबन 4-5 प्रैक्टिकल में लगता है। तो आपने बस इसको लर्न एक दफ़ा ही कर लेना है, तरीकाकार इसका एक ही है। जिस भी प्रैक्टिकल में लगेगा आपने उसको सेम उसी तरीके से राइट अप करना है। अब इसमें जो है आपके 16 टेस्ट बनते हैं, 15 हैं, 10 हैं, वो सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हैं और याद किस तरीके से करने हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मोलिचियस टेस्ट है, ये होता है टेस्ट। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये डाइस्क्राइड और पॉलीस्क्राइड्स के लिए होता है, यानी कि जो भी टेस्ट आप याद करेंगे उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये टेस्ट होता किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो ये टेस्ट होता है डाइस्क्राइड और पॉलीस्क्राइड्स के लिए। ये इसमें हम करते क्या हैं कि 3 ml हमने सैंपल लेना है, यानी कि जो भी आपके पास सैंपल है, कोई सैंपल वो लेके नहीं आएंगे, सैंपल आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। आपने उसका सोल्यूशन बना लेना है और आपने उसका 3 ml लेने हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स आपने जो है मोलिचियस री एजेंट के डालने हैं। अब ये वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोलिचियस री एजेंट की क्या कंपोजिशन होगी, यानी कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आपने 3 से 4 ड्रॉप्स मोलिचियस री एजेंट के डालने। अब मोलिचियस री एजेंट होता क्या है, प्रिपेयर किस तरीके से होगा, तो ये भी आपको चीज़ जो है बखूबी पता होनी चाहिए। तो मोलिचियस री एजेंट में क्या होता है कि 95% एथनॉल होता है और 1 ग्राम जो है अल्फ़ा नेफ्थानोल होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम ऐड कर देते हैं तो मोलिचियस री एजेंट बन जाता है। तो ये मोलिचियस री एजेंट बनाने के बाद इसके 3 से 4 ड्रॉप्स हमने डालने हैं जो हमारे पास सैंपल होगा, और उसमें जो है हमने 2 ml जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है, ठीक है। और उसको आहिस्ता से डालें अलोंग द वाल। अलोंग द वाल से मुराद ये है कि अपने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेना है, और यानी कि डायरेक्टली उसमें नहीं डालना है, अपने थोड़ा सा ड्रॉप वाइज जो है हल्का सा उसमें डालना है। तो इसमें क्या होगा, अगर पर्पल या ब्लू वायलेट रिंग अपीयर्स हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, उस जो आपका गिवन सैंपल है उसमें डाइस्क्राइड या पॉलीस्क्राइड जो है मौजूद होंगे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट का आपने प्रिंसिपल याद रखना है। यानी कि ये सैंपल है, उसमें आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, डिहाइड्रेशन होगी, और सबसे पहले फर्फ्यूरोल बनेगा। फर्फ्यूरोल में फिर हम जब अल्फ़ा नेफ्थानोल डालते हैं तो फिर पर्पल कलर या ब्लू वायलेट जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपने याद रखना है बिलफर्ज। यहाँ पे आपने कोई भी सैंपल लिया, उसमें आपने H2SO4 जब यहाँ डाला तो डिहाइड्रेशन हुई, वाटर मूव हुआ, फर्फ्यूरोल बना उसमें। उसके बाद आपने अल्फ़ा नेफ्थानोल डाला तो पर्पल और ब्लू वायलेट कम्प्लेक्स बन गए। अब ये किस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, मोलिचियस टेस्ट के बारे में। तो इस तरीके से आपको सारे ही टेस्ट याद रखने हैं, यानी कि अगर आपके 15 टेस्ट हैं, 16 हैं, जितने भी आपके मैनुअल में टेस्ट डिस्कस हुए हैं वो आपने याद रखने हैं। उनका केमिकल इक्वेशन यानी कि किस तरीके से कौन सी चीज़ डालनी है, फिर कौन सी चीज़ डालनी है,
और उसका टेस्ट आएगा क्या, यानी कि उसमें कौन सा रंग जो है वो अपेयर होगा। और अगर कोई वो रीएजेंट की बात कर देता है, जैसे कि यहाँ पे मोलिचियस रीएजेंट की बात की हुई है, तो वो रीएजेंट प्रिपेयर किस तरीके से होगा वो भी अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये वाइवा में पूछा जाएगा और वैसे भी आपको पता होगा, तो वहाँ पे आप मोलिचियस रीएजेंट करके अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये मोलिचियस टेस्ट के बारे में था। अगला टेस्ट की बात करते हैं, वो है जी आयोडीन टेस्ट है हमारा। आयोडीन टेस्ट होता किस चीज़ के लिए है, ये पॉलीस्क्राइड को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि पॉलीस्क्राइड मौजूद हैं या नहीं है। अब ये टेस्ट हम लगाएंगे स्टार्च में। अच्छा, ये टेस्ट की एक खूबी ये है, ये आपने याद रखनी है कि ये टेस्ट सिर्फ एसिडिक मीडियम में परफॉर्म होता है, ठीक है जी, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपने 3 से 4 ml आपने सोल्यूशन के लेने हैं, प्लस 1 ml आपने ग्लेशियल एसिटिक लेना है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये क्या होता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड वो होता है जिसमें H2O की कंसनट्रेशन बिल्कुल लो होती है, यानी कि पानी ना होने के बराबर होता है, लेस देन 1%, यानी कि इसको हम एनहाइड्रस एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें जब आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे प्लस आपने 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है, यानी कि आपने पहले 3 से 4 ड्रॉप सैंपल के लिए लिए, फिर आपने 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला, फिर आपने 1 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के डालना है, तो आपका कलर आ जाएगा। तो वो जो कलर है वो आपको बताएगा कि इसमें अगर तो आपके सैंपल में स्टार्च हुआ तो फिर आपका कलर अपेयर होगा ब्लू कम्प्लेक्स, अगर डेक्स्ट्रन हुआ तो कलर आपका अपेयर होगा रेडिश पर्पल, अगर ग्लाइकोजन हुआ तो आपका कलर अपेयर होगा रेडिश ब्राउन। तो यानी कि ये आपने चीज़ याद रखनी है कि टेस्ट एक ही है, आपका सैंपल उतना ही है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड उतना ही है, आयोडीन सोल्यूशन जो है वो उतना ही है, लेकिन स्टार्च की सूरत में और कलर है, डेक्स्ट्रन की सूरत में और है, और ग्लाइकोजन की सूरत में और कलर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा टेस्ट है हमारे पास बेनिडक्ट सोल्यूशन, बेनिडक्ट टेस्ट। अब बेनिडक्ट टेस्ट में क्या होगा कि इसमें, अच्छा ये एक और आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेनिडक्ट टेस्ट जो है ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो ये सेमी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वो टेस्ट होता है जो क्वांटिटी के बारे में बताता है, और क्वालिटेटिव वो होगा जो सिर्फ किसी भी चीज़ के प्रेजेंस के बारे में बताता है, यानी कि स्टार्च इसमें मौजूद है या नहीं है, इसमें पॉलीस्क्राइड मौजूद है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं या नहीं है, डेक्स्ट्रन मौजूद है, ये क्वालिटेटिव हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मकदार में मौजूद है वो टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बेनिडक्ट जो टेस्ट है ये सेमी क्वांटिटेटिव है, और ये सेमी क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर में के बारे में बताता है, यानी कि ये बेनिडक्ट टेस्ट हम वैसे रिड्यूसिंग शुगर के डिटेक्ट करने के लिए लगाते हैं कि आया कि हमारे सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है या नहीं है। तो ये अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर भी बताता है डिपेंडिंग अपॉन द कलर, यानी कि हम कलर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है, कितनी अमाउंट मौजूद है। तो चूंकि ये अमाउंट के बारे में कुछ बता रहा है, अप्रोप्रिएट अमाउंट बता रहा है, तो इस वजह से ये सेमी क्वांटिटेटिव है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें आपने 4 ml ऑफ बेनिडक्ट रीएजेंट लेना है, 8 ड्रॉप आपने जो है बेनिडक्ट रीएजेंट लेने हैं अपने सैंपल के, ठीक है, यानी कि आपने 5 ml ऑफ बेनिडक्ट रीएजेंट लिया। अब बेनिडक्ट रीएजेंट में कौन कौन सी जी आपसे क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो बेनिडक्ट रीएजेंट में हम क्या लेते हैं कि हम Na सिट्रेट लेते हैं, Na यानी कि सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट लेते हैं। अब इनका मैंने फंक्शन भी लिखा हुआ है कि ये प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन से बचाता है, ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करता है। तो बेनिडक्ट रीएजेंट और इनका ये आपने याद रखना है। अब आपने 5 ml ऑफ बेनिडक्ट रीएजेंट लिया, 8 ड्रॉप आपने सैंपल के लेने हैं। जो आपने बात याद रखनी है कि इसमें आपने 8 ड्रॉप्स ही लेने हैं, यानी कि 8 ड्रॉप मीन्स 8 ड्रॉप, यानी कि अगर आप 9, 10, 11 करेंगे तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। उसके बाद आपने यानी कि 5 ml बेनिडक्ट रीएजेंट लेने के बाद 8 ड्रॉप सैंपल लेने के बाद आपने उसको शेक करना है, हिलाना है, और उसको साथ साथ बॉयल भी करते रहना है। साथ साथ बॉयल करें, साथ साथ उसको आप हिलाना है अपने टेस्ट ट्यूब को। आपका ब्रिक रेड अगर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो वो आपका इसका मतलब है कि 2% उसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है वो मौजूद है। ये मैंने आपको 3 टेस्ट करके बताए हैं, यानी कि इस तरीके से आपने अपनी कॉपी को लर्न करना है। आपने पूरा साल टेस्ट परफॉर्म तो किए होंगे, तो इस तरीके से आपने टेस्ट याद रखने हैं। मैं एक दफ़ा फिर थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ कि मोलिचियस टेस्ट में जो है
कोई भी टेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहले आपने वो चीज़ याद रखनी है। यानी कि मोलिचियस टेस्ट डाइस्क्राइड और पॉलीस्क्राइड के लिए है, आयोडीन टेस्ट जो है ये स्टार्च के लिए है, बेनिडक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए है। तो जो भी टेस्ट आपने याद रखना है कि ये किस चीज़ के लिए है, उसका आपने प्रिंसिपल याद रखना है कि मैंने कितना सैंपल लेना है, कितना मैंने उसमें कौन सी चीज़ डालनी है और कौन सा कलर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 3 टेस्ट मैंने आपको करके बताए हैं। इसके अलावा आप मेजर जो टेस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बारफोर्ड टेस्ट इस्तेमाल होता है, फेलिंग टेस्ट इस्तेमाल होता है, ओजाजोन टेस्ट इस्तेमाल होता है, निनहेड्रीन टेस्ट, बैरो टेस्ट इस्तेमाल होता है। तो ये आपने सेम इसी तरीके से याद रखने हैं सारे। इसके अलावा भी आपने टेस्ट किए हुए होंगे तो आपने वो भी याद रखने हैं। बारफोर्ड टेस्ट किस चीज़ के लिए है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, रीएजेंट अगर कोई हम ऐड कर रहे हैं तो वो रीएजेंट की कंपोजिशन क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ टेस्ट के डिफरेंस भी याद रखने हैं बिलफर्ज। फेलिंग टेस्ट और बेनिडक्ट टेस्ट का आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है वाइवा में कि फेलिंग टेस्ट में और बेनिडक्ट टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो फेलिंग टेस्ट क्वालिटेटिव होता है और बेनिडक्ट टेस्ट जो है वो क्वालिटेटिव होता है और सेमी क्वांटिटेटिव होता है। इसके अलावा इनका रीएजेंट का फ़र्क होता है। अपने 3-4 डिफरेंस इसके याद रखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके बिलफर्ज कापी में 15 टेस्ट हैं, 16 हैं, 10 हैं, जितने भी आपने किए हुए हैं इस तरीके से आपने सारे टेस्ट याद करने हैं। अगर किसी टेस्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप जो है लिंक जो है आप अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल जो है मैं लिंक सेक्शन में दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आपने जो है आप रब्ता करें, मैं आपको वो टेस्ट जो है उसकी अलहदा से डिटेल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। बिलफर्ज ये टेस्ट जो है इनमें से अगर आपको कोई समझ नहीं आती आप मुझे बताएं, उस एक टेस्ट की हम डिटेल वीडियो बना लेंगे। उसके बाद जो है आ जाते हैं, उसने आपको राइट अप में वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है। बिलफर्ज वो कहता है कि उसने क्वेश्चन दे दिया क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्टार्च, इस चीज़ के बारे में लिखें। तो आपने बताना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्टार्च में कौन कौन से मैं टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं मोलिचियस टेस्ट हम उसमें परफॉर्म करते हैं और आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मोलिचियस टेस्ट आपने पीछे याद किया होगा, मैंने आपको कहा कि आप टेस्ट पहले सारे याद करें, यही तरीका है कॉपी तैयार करने का। अब आयोडीन टेस्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको आता होगा। तो आपने इन दोनों के बारे में लिखना है और आपने बताना है कि ये कलर अपेयर होगा, ये कलर अपेयर होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्टार्च हमारे पास मौजूद होगा। राइट अप की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने राइट अप करना है। और जब आपने परफॉर्म करना है ना, लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करना है, उसमें भी आपके पास स्टार्च आपके पास गिवन होगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह ऑर्गेनिक का होगा कि ऑर्गेनिक में आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और आपने बताना होता है कि कौन सा कंपाउंड है। एज सच कोई सीन नहीं होगा। स्टार आपको पता होगा कि आपके पास ये स्टार्च कंपाउंड मौजूद है, तो आपने उसके टेस्ट सारे परफॉर्म करके उसको दिखाने हैं कि इसमें स्टार्च मैंने लिया है। तो मैंने स्टार्च, वो आपको कहेगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्टार्च ये प्रैक्टिकल लिखें, तो आपने उसमें बताना है कि मैं इसमें मोलेचियस टेस्ट इस्तेमाल करूँगा, आयोडीन टेस्ट इसमें मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद परफॉर्मेंस में आपने ये दोनों टेस्ट प्रिपेयर करके टेस्ट ट्यूब बना के, टेस्ट ट्यूब जो है हैंडल में सारी रख के 3-4 जो आपकी सारे टेस्ट परफॉर्मेंस जो आपकी बनेंगी। और साथ आपने एक होता है सैंपल वाला, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब आपने वो लेनी है जिसमें आपने सिर्फ अपना रीएजेंट लेना है, अपना सिर्फ आपने सैंपल लेना है, यानी कि उसमें आपने कुछ नहीं डाला। बाकी आपने 2 वो लेने हैं जिसमें आप एक में मोलिचियस टेस्ट परफॉर्म करेंगे और एक आपने वो लेना है जिसमें आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आप तीनों उसको दिखाएंगे कि ये इसमें मैंने स्टार्च लिया था, स्टार्च में मैंने ये ये मेरा सैंपल है, ये मैंने टेस्ट परफॉर्म किया, ये मेरा रिक्वायर्ड कलर आ गया, ये मैंने किया, ये मेरा रिक्वायर्ड कलर आ गया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बिलफर्ज उसने आपको दे दिया स्क्रोज का, तो स्क्रोज में आपने बताना है कि इसमें मैं तीनों टेस्ट परफॉर्म करूंगा, मोलेचियस टेस्ट भी परफॉर्म करूंगा, आयोडीन भी परफॉर्म करूंगा और बेनिडक्ट भी परफॉर्म करूंगा। तो ये तीनों टेस्ट मैं लगाऊंगा। बिलफर्ज आप स्क्रोज आपने परफॉर्मेंस करनी है, तो परफॉर्मेंस में आप स्क्रोज आप लेंगे, आपके पास होगी। आप सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप एक सैंपल ले लेंगे, उसके बाद टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप मोलेचियस टेस्ट, उसके बाद आप आयोडीन टेस्ट, उसके बाद आप बेनिडक्ट टेस्ट लगाएंगे। 3 आपकी ये ट्यूब होगी, चौथी ये ट्यूब आप उसको हैंडल में रखें, उसमें आप स्टैंड पे चारों ट्यूब रख के आप उस एग्जामिनर को दिखाएं कि ये मेरे पास सुक्रोज था। सुक्रोज को डिटेक्ट करने के लिए हम ये 3 वाले टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों टेस्ट मैंने अप्लाई किए हैं, ये मेरा रिजल्ट आ गया। दैट्स इट। राइट अप में अगर आपने उसने आपको सुक्रोज दे दिया है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सुक्रोज, तो फिर आप बेटा तीनों लिखेंगे, मोलेचियस टेस्ट भी लिखेंगे, उसका प्रिंसिपल, और आप बताएंगे कि इसमें ये कलर है, टेस्ट पॉजिटिव इस वजह से होगा। आयोडीन के बारे में भी बताएंगे, बेनिडक्ट टेस्ट के बारे में भी बताएंगे। अब बात करते हैं राइट अप आपने लिखना कैसे है। जो बच्चे कमज़ोर हैं या सप्ली लगते वक्त तो किसी को भी पता नहीं चलता, चाहे कोई पढ़ने वाला हो या कोई वीक हो, किसी को भी लग सकती है।
राइट अप आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। कहने को तो ये सिर्फ 20 मार्क्स का है, लेकिन इसके वाइवा पे आपको बड़ा असरअंदाज होगा, क्योंकि वो अक्सर जो है ना, एक टीचर राइट अप चेक कर रहा होता है और दूसरा वाइवा ले रहा होता है, तो इसके जो है वाइवा पे काफ़ी इसके असर। तो राइट अप सबसे पहले आपने चूँकि करना है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म करना है। बिलवर्स वो आपको कोई टेस्ट भी दे सकता है, आपको उसने कह दिया कि बेनिडक्ट टेस्ट उसने आपको दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है बेनिडक्ट टेस्ट, उसने आपको दे दिया क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेक्सटन उसने आपको दे दिया किसी भी तरीके से। यानी कि आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको वो ये चीज़ भी दे सकता है, यानी कि आपको वो कहता है कि स्टार्च के लिए लिखें तो आप उसमें 2 टेस्ट लिखेंगे, आपको वो सिर्फ एक अकेला टेस्ट ही दे सकता है, मोलिचियस टेस्ट, ठीक है, तो वो उसका आपने लिख लेना है कि ये मोलिचियस टेस्ट है। फिर फॉर, यानी कि जो उसने आपको टेस्ट दे दिया है वो टेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पे वो आपको कोई टेस्ट भी दे सकता है, या कोई दे सकता है कि स्क्रोज के लिए आप लिखें, डेक्सटन के लिए लिखें, कार्बोहाइड्रेट के लिए लिखें, तो फिर आपने बताना है कि ये मैं टेस्ट इसमें अप्लाई करूँगा, यानी कि उसमें फिर 2-3 टेस्ट जो आपने किए हों वो आ जाएंगे। आपने लिखना है कि ये टेस्ट हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे आपने अपरेटस लिखना है, यानी कि ये चीज़ जो है बड़ी ज़रूरी है कि अपरेटस आपको जो है, अपरेटस आपने ध्यान से लिखने हैं। उसके बाद आपने केमिकल रिक्वायर्ड, जो आपने केमिकल उसमें डालने हैं, बिलफर्स बेनिडक्ट रीएजेंट है तो उस रीएजेंट में कौन कौन से केमिकल लगने हैं, ठीक है, जितने भी आपको केमिकल रिक्वायर्ड होंगे वो आपने ध्यान के साथ लिखने हैं, ध्यान से। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर ऐसा सच उसमें कुछ भी नहीं होता, आपने बताना होता है कि मैंने टेस्ट लियो, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके बाद हम उसका पहले सैंपल का सोल्यूशन बना लेंगे, 3 ड्रॉप मैंने सोल्यूशन के लिए उसमें ये लिया है, तो उसके बाद मेरा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा, बॉयल किया है, उसको साथ शेक करना है, तो ये भी आपने ध्यान से लिखना है जी। आप अगर आपने पूरा साल परफॉर्म किए होंगे तो इट्स नॉट अ बिग टास्क। उसके बाद एंड पे आपने रिजल्ट केमिकल रिएक्शन आपने लिखना है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन उसमें परफॉर्म होगा वो आपने ज़रूर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है कि ये आपने सैंपल लिया, उसके बाद ये करेंगे ये, उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन आपने इस तरीके से लिखना है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं आता तो आप केमिकल रिएक्शन तैयार कर लें, ठीक है, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पे आपने रिज़ल्ट लिखना है कि मेरा रिक्वायर्ड जे वाला अगर कलर आ जाता है तो मेरा, यानी कि इसमें आयोडीन, इसमें पॉलीस्क्राइड्स प्रेजेंट हैं या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिंपल तरीका हो गया कि आपने कॉपी किस तरह तैयार करनी है। मैं एक दफ़ा फिर वाइज कर देता हूँ, जितने भी आपने बेटा टेस्ट परफॉर्म किए हुए हैं, सबसे पहले आपने जो है वो टेस्ट याद रखने हैं, ठीक है। आपने 16 किए हैं, 15 आप लिख लें सारे टेस्ट, जिस तरह मैंने आपको ये लिख के बताए हैं, ये मैंने आपको सिर्फ डेमो दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने करने हैं टेस्ट, सारे आप लिख लें, वो आप याद कर लें, उसके बाद आपका ये मेन काम हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि जो आप लिख लें, आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के जो जो आपने टेस्ट परफॉर्म किए हुए हैं, बिलफर्ज आपने स्टार्च का किया हुआ है, जिस का किया हुआ है उसमें कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म, बिलफर्ज आपने 15 टेस्ट परफॉर्म याद कर लिए हैं, तो आप याद कर लें कि स्टार्च में ये वाले मेरे 2 इधर लग जाएंगे, ये मेरे 3 इधर लगने हैं, ये 3 इधर लिखने हैं। वो कई तो उसमें रिपीट ही होते हैं, जैसे मोलेचियस टेस्ट जो है ये 4-5 प्रैक्टिकल में तो यही लग जाता है, तो याद तो आपने एक ही दफ़ा करना है, सेम वही तरीकाकार होगा। समझ आ गई कि नहीं है? ये आपने टेस्ट तैयार कर लिए, उसके बाद इस तरीके से आपने कॉपी तैयार कर लेनी है, लिखने का तरीका। अब बात करते हैं थोड़ी सी वाइवा में। वाइवा में एक बात आपने याद रखनी है कि जो कुछ भी आप अपनी ज़ुबान से बोलें ना, उसके मीनिंग आपको आते हो, यानी कि जो कुछ आप बात कर रहे हैं ना, बिलफर्द आप, उसने आपको पूछा कि बेनिडक्ट टेस्ट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी, आपने कहा जी इसमें हम बेनिडक्ट रीएजेंट यूज़ करेंगे। वो रीएजेंट के बारे में पूछेगा कि बेनिडक्ट रीएजेंट बनेगा कैसे। अब उस चीज़ आप बता रहे हैं कि ये ऐसे बनेगा, उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया जो इसका मैंने आपको नहीं पता, बिलफर्ज मैंने पीछे बात करा था ग्लेशियल एसिटिक एसिड, आप अपनी ज़ुबान से निकाला वो कहेगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। तो ये इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल कॉपी में छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे जैसे आप याद करेंगे ना, इट्स नॉट अ बिग टास्क। अगर आप अपने सारे टेस्ट याद कर लेते हैं ना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तीसरी बात, थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करके जानी है, रिवाइज करके जानी है। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जिस तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि जैसे अगर बिलफर्ज आप मेटाबॉलिज्म बताएं, यानी कि खुराक मैंने मुंह में डाली है तो आप मेटाबॉलिज्म बताएं कि यानी कि मुंह में कौन से एंजाइम्स होंगे, आप स्टोमिक में कौन से एंजाइम्स होंगे, कौन कौन से एंजाइम कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में बताएं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अंडे में, एग में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जनरल, लिपिड्स जनरल, स्पोनिफिकेशन नंबर, तो इस चीज़ में एसिडिफिकेशन, इस चीज़ के बारे में आपके एसिड नंबर। तो ये जितने भी डेफिनेशंस जो है ना, इन डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपसे जैसे यूरिया साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, वो आपसे पूछ सकता है कि अगर मैं बिलफर्ज ग्लूकोज से स्टार्ट करता हूँ
तो एंड तक सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने एटीपी बनेंगे। अगर मैं पायरूविक एसिड से शुरू करता हूँ तो एंड तक सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने यानी कि एटीपी बनेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आपसे किसी भी स्टेप के वो बिलफर्ज यूरिया साइकिल है आपसे स्टेप पूछ सकता है, तो उसके स्टेप बताएं। सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में कौन सा होगा, थर्ड स्टेप। थ्योरी मस्ट है, ये आपने मुकम्मल थ्योरी ऐसे ही रिवाइज़ करके जानी है वाइवा के लिए जैसे आप अपने पेपर के लिए तैयार करके गए थे, यानी कि उसमें आपने मुकम्मल उसको एक दफ़ा रीड करके जाना है। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।